हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के और संवेग से रिलेटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आते भी हैं। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि संवेग और गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन एक एक नंबर के जरूर आते हैं। तो इसलिए आज हम यहाँ से क्वेश्चन करने वाले हैं। फिजिक्स के बारे में मैंने कहा था, फिजिक्स से मोस्टली यह होता है कि न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। ठीक है, अधिकतर यही चांस होते हैं कि यहाँ से क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक, तो चलिए हम यहाँ के न्यूमेरिकल्स देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन पहला है 50 kg तथा 120 kg के दो पिंड 10 मीटर की दूरी पर हैं, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो हमने पढ़ा था क्या, हमने अब इसके पहले क्या पढ़ा था, बल का मात्रा क्या था, ma। बल बराबर क्या था, ma मास इंटू त्वरण। ठीक है, यानी इसका मात्रा क्या गया, न्यूटन था। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की जरूरी है कि दो पिंड हों। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए क्या जरूरी है, दो पिंड हों। ठीक है, यानी दो वस्तुएं हैं, पिंड मतलब दो वस्तुएं। तो दो वस्तुओं के बीच का जो आकर्षण बल है, ठीक है, दो पिंडों या वस्तुओं के बीच का जो आकर्षण बल है, वही आकर्षण बल क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और यह गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर होता है, इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, दोनों वस्तुओं के जो द्रव्यमान है उनके वर्ग के समानुपाती होता है। ओफो, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, और साथ में इनकी जो दूरी है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर ये दूरी r है तो क्या हुआ, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु है, दो वस्तुएं हैं, तो इनका जितना ज़्यादा मास होगा, ठीक है, द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है, पिंड जितने ज़्यादा बड़े होंगे उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। यही वजह है कि देखो, चंद्रमा, पृथ्वी, सूरज, इन सब के बीच में बल लग रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना। क्यों, क्योंकि पिंड बहुत बड़े हैं, जबकि इनके बीच की दूरी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इनका द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा है। इस द्रव्यमान की वजह से इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, अब अगर हम अपनी बात करें, हम लोग का क्या है कि हम पृथ्वी पर हैं, ठीक है, पृथ्वी से तल पर हैं, तो हमारा क्या है, हमारा जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य हो जाता है ना। हम 50-60 किलो के जो लोग हैं, या फिर कोई भी वस्तु हो गई, उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य जैसा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें गुरुत्वाकर्षण बल का जो बल है, जो भार हमें जो बल की वजह से हमें भार लगना चाहिए, जो त्वरण लगना चाहिए, वो हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन होता है, ठीक है, होता है, लेकिन हमें कम पता चलता है। तो अगर ये कहें कि जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है, यह दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, यह दूरी जितनी ज़्यादा होगी, बल उतना ही कम होगा। ठीक है, यह दूरी जितनी ज़्यादा होगी, अगर दूरी बढ़ गई तो बल कम हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान बढ़ गया तो बल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में इतना। अब हम लोग हैं, हम लोग अगर ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाएं तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा पृथ्वी से दूरी हमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, पृथ्वी से हमारी दूरी, जो पृथ्वी का गुरुत्व केंद्र है, ठीक है, ये जो केंद्र होता है, पूरा द्रव्यमान तो यही निहित होता है ना, जो केंद्र है उसका, उसी पर द्रव्यमान निहित होता है। तो यहाँ से अगर हमारी दूरी बढ़ती जाए, पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो अगर बढ़ती जाए, यहाँ से हमारी दूरी इसके केंद्र से बढ़ती चली जाए, तो क्या होगा, हमारा मास है पृथ्वी की मास की तुलना में नगण्य है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम काफ़ी ऊंचाई पर चले जाएं तो क्या होगा, जो बल होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वो क्या होगा, लगातार कम होता जाएगा ना।
तो यही वजह है कि जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, वह द्रव्यमान के दोनों जो वस्तुएं हैं उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। और उनके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या पता करना है, यहाँ पर आपको गुरुत्वाकर्षण बल पता करना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक होता है, क्या होता है, F बराबर G m1 m2 अपन r²। यहाँ पर G क्या है, एक सार्वत्रिक नियतांक है, ठीक है। क्या है G, सार्वत्रिक नियतांक है, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये इसका मात्रक होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा, आपको पता है यही वजह है, यहाँ पर देख लो 10⁻⁻11 है जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान देखो तो क्या है, -11, 10⁻⁻11 है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसी वजह से इतना ज़्यादा या इतना कम है, इसकी वजह से हमें पता नहीं चलता है कि हमारे ऊपर लगातार एक आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। यह थोड़ा मुझे आपको समझाना था क्योंकि मैंने इसको अलग से तो चैप्टर में पढ़ाया नहीं है, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा समझाती चलूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है यह जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना पिंडों के बीच, तो जैसे कि सूरज है, चांद है या पृथ्वी है, तो इनके बीच में जो बल लग रहा है, ग्रह और उपग्रह जो है उनके बीच में यह जो बल लगता है ना, यह जो अभिकेंद्र बल होता है उस बल को में बदल जाता है, ठीक है। यह क्या होता है, उस बल में बदल जाता है, अभिकेंद्र बल देता है, ठीक है। यही वजह है कि हमारे जो पृथ्वी है और सूर्य का परिक्रमा कर रही है, जो चंद्रमा है वह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, क्योंकि ये जो गुरुत्वीय बल है कहाँ किसमें चेंज हो रहा है, अभिकेंद्र बल में, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में। तो क्वेश्चन देखते हैं। अब आप क्वेश्चन कर लोगे ना, 50 kg एक का है, दूसरे का है 120 kg, ठीक है। और जी का मान मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ओके। यहाँ पर क्या है, m 50 इंटू 120 kg, ठीक है। इसके बाद दूरी क्या है, 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप आराम से इसको कर सकते हो या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, कर लोगे ना आप लोग, बोलो बोलो जल्दी बोलो। तो यहाँ से देखो ये 100 होगा, ठीक है, तो दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ से 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 12×5 = 60, ठीक है, यही हुआ ना। अब जरा मल्टीप्लिकेशन खुद ही कर लो, कर लोगे आप लोग, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो आप जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। और इसका आंसर मैं आपको कहाँ पर दूंगी, टेलीग्राम पे, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम पे इसका आंसर सेंड कर दूंगी। लेकिन आज आप मुझे जैसे ही वीडियो देखोगे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर लिखना है। वजह ये है क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप गोलों का केंद्र। यहाँ पर क्या है, समरूप, यानी कि समरूप है तो मास क्या होगा, इक्वल होगा। अगर दो हैं तो m1 = m2 हो जाएगा, ठीक है। का केंद्र परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर दो समरूप गोले हैं और दो समरूप गोलों का जो केंद्र है, ये केंद्र, इसके बीच की जो दूरी है वह कहाँ कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। यानी दोनों गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इतना है 0.667 न्यूटन है, तो प्रत्येक गोले का द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि F = G m1 m2/r², ठीक है। तो F का मान तो दिया है 0.667 = यह G का मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। m1 और m2 क्या है, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो m1 और m2 इक्वल हो गए तो क्या हुआ, m² हो गया और r का मान क्या हो गया, 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। तो अब m² = क्या हो जाएगा, m² = 0.667 अपॉन 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ पर देखो
ठीक, ये हो गया m स्क्वायर इक्वल टू 0.667 अपॉन 0.67 इंटू 10⁻11 हो गया। ठीक है, अब आपको इसको कट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम इस दशमलव के यहाँ पर लेते आए, ठीक है, तो आराम से हम इसको कट कर सकते हैं ना, तो इसको कट कर दो। यहाँ से अगर ये दोनों कट हुए तो क्या हुआ, यहाँ पर 10⁻−1 हो गया। ठीक है, यही आएगा ना, यहाँ पर अगर इस पॉइंट को यहाँ अगर हम ले आए तो यहाँ पर क्या हो गया, 10⁻−1 होगा। 6.667 को अगर हम चेंज करें तो 6.67 इंटू 10⁻−1 होता है, इसी में चेंज होगा ना ऐसे, तो हमने वैसे चेंज कर दिया इसको। ठीक है, अब क्या हो गया, m स्क्वायर इक्वल टू a -11 है, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा, तो 10⁻−1 इंटू 10⁻11। ठीक है, अभी क्या हो गया, m स्क्वायर इक्वल टू 10⁻10 हो गया, 10⁻10। तो अब इसका क्या हो जाएगा आंसर, m इक्वल टू क्या हो गया, m स्क्वायर इक्वल 10⁻10 होगा, तो m इक्वल टू क्या हो गया, 10⁻5 हो गया। ऑप्शन में कौन सा होगा, और m है ना तो kg हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 1। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पर इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 आप जरा मुझे बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंड एक निश्चित दूरी पर रखे हैं, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 36 न्यूटन है। यदि दोनों पिंडों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना रह जाएगा। ठीक है, दो पिंड हैं, ठीक है, एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, तो अगर दूरी की बात करें तो मान लीजिए पहली दूरी है r1, ठीक है, r1 क्या हो गया, r के बराबर हो गया। ठीक है, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 36 न्यूटन है, तो F, अभी जो F है वो क्या है, 36 न्यूटन है। ठीक है, इसके बाद पूछे यदि दोनों पिंडों के बीच की दूरी तिगुनी कर दी जाए, यानी जो अब क्या हो रहा है, r2 क्या हो जा रहा है, यह पहला जितना था उसका 3 गुना कर दिया गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, दूरी को 3 गुना कर दिया गया, तो R2 क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना रह जाएगा, तो F2 कितना रह जाएगा, ये F1 समझ लीजिए, तो ये F2 कितना रह जाएगा। पहले ये कह रहा था कि दो वस्तु हैं, दो वस्तुओं के बीच की दूरी है 1, ठीक है, एक निश्चित दूरी है। अभी क्या कह रहा है, तो यह पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति कह रहा है कि इसके बीच की जो दूरी है इसको 3 गुना हमने बढ़ा दिया, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना बढ़ा दिया। ठीक है, तो अभी ये दूरी मान लो r थी, तो अभी ये दूरी क्या हो गई, r यानी 3r हो गई। ठीक है, अभी ये दूरी क्या हो गई, 3r हो गई। तो यह दूसरी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन में जो बल था इनके बीच का आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल होता है, आकर्षण बल होता है ना। तो अगर पहले क्या था, 36 न्यूटन था, तो अब पूछ रहा है कि अब जो F होगा वो कितना होगा, तो ये F1 हो गया। ठीक है, ये F2 हो गया। समझ में आ गया क्या होगा। तो देखिए हमें F2 पता करना। अब हम क्या जानते हैं कि F क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है r² के, किसके, r², यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम ये कह सकते हैं F1 इज इक्वल टू 1/r1²। ठीक है, इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि F2 जो होगा वह क्या होगा, 1/r2² के। ठीक है, तो अगर हम दोनों में तुलना करनी है, क्या करना है, हमें तुलना करनी है। समझ में आ रहा है ना ये आपको। तो F1/F2 अगर हम कर दें, तुलना करनी है कि पहले इतना था तो अब कितना होगा, तो ये क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो ये F1/F2 करें तो क्या होगा, यहाँ पर F1 नीचे था, r1² कहाँ था, नीचे था, r1²। ठीक है, यहाँ पर r2² इसका नीचे है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर चला जाएगा ना, r2²। ओके, समझ में आ रहा है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो जब ये नीचे जाएगा, हर में जाएगा, तो ये अंश में चला जाएगा, जो अंश में होगा उसका हर में होगा। ओके, तो अब देखिए, अगर फिर हम आगे बढ़ते हैं इसका। तो F1 क्या है, 36 है। ओके, F1 क्या है, 36 है, और ये है F2, और R2 क्या है, 3R है। R2 क्या है, 3R है, तो ये 3R², और ये क्या हो गया, R1 क्या है, R है। ठीक है, तो अब फिर आगे बढ़ें, तो ये क्या हो जाएगा, 36/F2 इज इक्वल टू
3 का वर्ग है तो 9r² अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये आर होगा ना, आर स्क्वायर होगा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब क्या बचा 9 और F2। तो F2 इज इक्वल टू 9 से 36 कट जाएगा ना 4 बार में, तो F2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन, ठीक है। यानी क्या कह रहा है कि अब जब हमने क्या किया, दूरी को 3 गुना किया तो क्या हुआ, यह जो बल है वह कम हो गया, ठीक है, बल क्या हो गया, कम हो गया। और कितना कम हुआ, 3 गुना अगर हमने इसको बढ़ाया है तो 9 टाइम्स ये कम हो गया है। 36 का 9 टाइम्स होता है ना 4, ये कितना हो गया, 9 टाइम्स कम हो चुका है, ठीक है। तो कई बार एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि अगर हम इसको बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम इस जो ये है जो क्या है, दूरी को अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, दूरी को अगर हम 2 गुना कर दें तो F कितने गुना कम हो जाएगा, ठीक है। F को अगर 2 गुना करें, R को 2 गुना करें तो F कितना कम हो जाएगा। या फिर कभी ये कहता है गुरुत्वाकर्षण बल को अगर हम 3 गुना बढ़ा दें तो फिर R पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको कर लेंगे, ये इसके वर्ग के, ठीक है, किसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है। अगर ये 3 गुना हुआ है तो वर्ग सीधे इसका जो वर्ग होगा ना उसका आधा ये हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्ग क्या हो गया, 9 हो गया, 3 का वर्ग क्या हो गया, 9 हो गया। तो इसका 9 होगा ना, तो 9 टाइम्स क्या होगा, जो बल होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 2r होता तो क्या होता, 2r होता तो 2 का वर्ग क्या हो गया 4, तो ये क्या होता है 4 गुना कम होता। तो इसको 4 से अगर हम भाग दें 36 में तो क्या होगा, 4 से 36 भाग दें तो 9 हो जाएगा ना, तो ये 9 न्यूटन बच जाता। समझ में आ गया आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि अगर आपको याद न रह जाए तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आप एक लाइन में भी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। एक लाइन में इजीली आप इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन जब आपको अगर ऐसा हो कि न याद हो तो फिर आपके लिए एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक पिंड का संवेग 2 मिनट में 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से बढ़कर 600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक पिंड है, इसका संवेग दिया हुआ है। संवेग क्या होता है, संवेग बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का जो गुणनफल है वह उसका संवेग कहलाता है, ठीक है। संवेग के जो परिवर्तन होता है, जो संवेग में परिवर्तन है, वस्तु जा रही है, कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें एक क्या है, उस वस्तु में कोई भी वस्तु होगी तो उसमें एक द्रव्यमान होगा, ठीक है। और द्रव्यमान के साथ साथ उसमें क्या होगा, वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो वस्तु अगर गति कर रही है तो मास और वेलोसिटी, तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, संवेग कहलाता है, मोमेंटम। अच्छा, एक चीज़ और, जब यहाँ पर संवेग हो रहा होता है तो कभी अगर वस्तु रुके, ठीक है, यहाँ पर नियत है, वेग क्या है, नियत है, लेकिन अगर हमें इसे रोकना है वस्तु को तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, वस्तु पर बल लगाना पड़ेगा। तो हम ये कर सकते हैं कि बल या तो हम बहुत जल्दी बल लगाएं, ठीक है, या फिर हम धीरे धीरे बल लगाएं, थोड़ा बल लगाएं, ठीक है। अब अचानक अगर हमें वस्तु को रोकना है, ठीक है, अचानक, तो हमें बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप बाइक से जा रहे हो, ठीक है, और अचानक आपके सामने कुछ आ गया, अचानक आया, तो आपने क्या किया, जोर से आपने ब्रेक लगाई, फोर्स बहुत तेज लगाया, ठीक है, बहुत तेज। तो जब आपने बहुत तेज फोर्स लगाया तो गाड़ी वहीं पर रुकी और आप गिर गए, ठीक है। फोर्स बहुत ज़्यादा था आपका, ठीक है, जो ब्रेक आपने लगाया वो बहुत ज़्यादा था, तो आपने ब्रेक लगाया तो साथ में क्या हुआ, आप वहाँ पर गिर गए और आपको चोट ज़्यादा लगी। लेकिन दूसरी कंडीशन होती है कि आपने यहाँ पर तत्काल गाड़ी को रोक दिया था, बाइक को, ठीक है। दूसरी कंडीशन वो होती है कि आपने यहाँ पर कुछ देखा कि कुछ आ रहा है, आपने अब धीरे से ब्रेक लगाया, ठीक है। ये ब्रेक कैसा है, धीरे धीरे लग रहा है, ठीक है। तो ये जो आपने धीरे से ब्रेक लगाया तो अब आपकी गाड़ी ऐसे आराम से जाते हुए यहाँ पर रुकती है,
ठीक है, आराम से जाके रुक रही है। तो यहाँ पर बल क्या आपको लगाना पड़ा, कम बल ज़्यादा समय तक, ठीक है, कम बल ज़्यादा समय तक आपने लगाया। ओके, यहाँ पर आपने ज़्यादा बल लगाया और बहुत ही कम समय में, यानी नगण्य समय में लगाया। लेकिन नगण्य का मतलब जीरो बिल्कुल नहीं, समय आपने जरूर लिया, बल लगने में समय तो जरूर लगा, लेकिन वो नगण्य नहीं, मतलब बहुत कम समय लिया आपने, ठीक है। तो ज़्यादा बल आपने कम समय पर लगाया तो यहाँ पर गाड़ी रुक गई। यहाँ पर आपने कम बल लगाया लेकिन बल आपने ज़्यादा समय तक लगाया तो गाड़ी आपने रोकी, ठीक है। यहाँ पर आपको चोट नहीं लगेगी, ठीक है। एक्सीडेंट मोस्टली क्यों होते हैं कि हम ब्रेक बहुत तेज़ लगाते हैं और गाड़ी को रोक देते हैं, ठीक है। एक्सीडेंट होने की ये वजह होती है। जब आराम से जाते हैं तो फिर अगर स्पीड कम हो, अब यहाँ पर क्या थी, स्पीड ज़्यादा थी, ठीक है। यहाँ भी स्पीड पहले ज़्यादा थी लेकिन धीरे धीरे आपने इस स्पीड को कम कर लिया, ठीक है, तो गिरने के चांसेस कम हो गए। यही होता है जब बंदूक चलाई जाती है, जब गोली छूटती है ना, ठीक है, तो जब गोली जाके किसी चीज़ से टकराती है, अब जैसे कि यहाँ पर बुलेट निकल रही है और ये बुलेट यहाँ से गई, काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है, यहाँ एक किसी चीज़ से टकराई, ठीक है, टकराने के बाद ये क्या हो गई, अंदर धंस गई, ठीक है, वहाँ पर डायरेक्ट ये अंदर धंस जाती है। क्यों, क्योंकि इसका वेग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसने इसको तत्काल रोकने की कोशिश की, अचानक जब टकराई तो इसने इस पर फोर्स लगाया, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया और रोकने की कोशिश की। रोकने की जब कोशिश की तो ये थोड़ी सी अंदर चली गई, क्या हुआ, धंस गई, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर गोली अंदर जाती है और चोट ज़्यादा लगती है, ठीक है। अगर शीशे पर मान लो गोली मारी जाए, कोई शीशा है, कांच का शीशा है, कांच है, तो उस पर अगर गोली जाके लग रही है तो यहाँ पर इसने भी टकराई, टकराने के बाद इसने क्या किया, फोर्स लगाया, लेकिन वो गोली क्या हो गई, इतनी ज़्यादा स्पीड में थी, फोर्स बहुत ज़्यादा लगा, ठीक है, रोकने के लिए फोर्स बहुत ज़्यादा लगा, तो ये क्या हो गई, इसको डायरेक्ट पार कर गई, ठीक है। वहीं अगर एक पत्थर का टुकड़ा हमने लिया और पत्थर का टुकड़ा लेके हमने उसको फेंका तो स्पीड इसकी कम है, मतलब इसका जो वेग है वो कम है, और अब ये जब टकराएगा किसी चीज़ से, किसी कांच से टकराया तो कांच ने बल लगाया, ठीक है, ये बल थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा और यहाँ पर ये क्रैक हो गया, ठीक है, जो कांच था वो क्रैक हो गया, ठीक है, पूरे किनारे मतलब क्रैक हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि गोली लगने पर चोट इतनी तेज क्यों लगती है, मतलब खून डायरेक्ट निकल जाता है, गोली सीधे अंदर चली जाती है, ठीक है। तो थोड़ी सी जो संवेग होता है, अगर संवेग संरक्षण का नियम इसी के आधार पर बना है कि कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु है जो आगे बढ़ी है, ठीक है, किसी वस्तु से टकराई, ठीक है, टकराने के पहले का वेग जो संवेग है, टकराने के पहले भी संवेग है, वो संवेग क्या है, पीवी है, टकराने के बाद भी कुछ संवेग है, ठीक है, यह दोनों संवेग क्या होंगे, इक्वल हो जाते हैं, यही कहलाता है संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। अब हम बात करें अगर बल का, तो यह बल के बराबर होता है, हमने क्या कहा यहाँ पर, ज़्यादा समय या कम समय, यानी अगर हम जो संवेग की दर है, संवेग की दर, ठीक है, जो संवेग की दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। संवेग के दर के बराबर जब बल होता है वो संवेग के दर के बराबर होता है, या ये कह सकते हैं संवेग की दर को हम क्या कहते हैं, संवेग परिवर्तन की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं, हम बल कहते हैं। आ गया समझ में इतना आपको? तो इसी के आधार पर ये क्वेश्चन हमें करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक पिंड का संवेग 2 मिनट में 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से बढ़कर 600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें मास भी है और वेलोसिटी भी है, ठीक है। यहाँ पर कितने मिनट में हो रहा है, 2 मिनट में, ठीक है। अब इस पर बताओ, अगर अभी मान लो कोई वस्तु जा रही है, ठीक है, तो अभी उसका वेग क्या है, संवेग क्या है, 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब ये जा रही है, अचानक यहाँ पर एक उसको बल मिल जाता है, इसको बल मिल जाता है, और बल मिलने के बाद ये क्या होता है, इसका जो संवेग है वो अब बढ़ गया, संवेग बढ़ गया, और कितना बढ़ा, 600 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। पहले यहाँ तक जो वस्तु गई तो ये आराम से एक नियत वेग से चल रही थी, नियत वेग से चल रही है।
अच्छा, हमने ये कहा कि जब वस्तु कोई नियत वेग से चल रही है तो उस पर यानी कोई अभी बल नहीं है, कोई भी बल नहीं है, लेकिन उस पर बल लगा, एक नियत समय के लिए बल लगा। कितने समय के लिए? 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट का जो बल लगा उसने क्या किया? इसके संवेग को बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ाई। मास तो था ही, मास तो नियत है ना, वो तो चेंज नहीं होगा द्रव्यमान। तो इसने इसकी स्पीड बढ़ाई और वह पूरे अब वो स्पीड क्या है? द्रव्यमान को अपने साथ ही लेके जा रही है ना, तो वह वस्तु का द्रव्यमान और एक बढ़ा, संवेग बढ़ गया और ये क्या हो गया? 600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। 600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है इस पर कितना बल लगाया था इसने, कितना बल इसने लगाया था। तो देखो, जो संवेग परिवर्तन की दर होती है, F बराबर होता है संवेग परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, और दर का मतलब क्या हो गया? टाइम। ठीक है, संवेग का परिवर्तन होता है डेल्टा P और दर होती है डेल्टा T। ठीक है, जितने समय के लिए लगा बल वो क्या होगा? डेल्टा T होता है। तो अगर अब हम इसको क्या करेंगे? डेल्टा P हमें पता करना है। तो पहले क्या थी? 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, अब क्या होगी? 600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, और किधर हुई है? आगे की तरफ, एक ही दिशा में हो रही है ना, दिशा परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर 2 वस्तुओं में होता तो फिर दिशा परिवर्तन होता। तो जब एक ही रास्ते में चलते हैं ना, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को हम घटा देते हैं। ठीक है, इसमें से इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो 600 में से 150 को आप घटा दीजिए, 450 आया। ठीक है, तो ये सब 450 बेटा कितना है? 2 मिनट। 2 मिनट है और हमें हर चीज़ सेकंड में चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड है ना, क्योंकि मात्रक तो सेकंड होता है, ऐसा ही पद्धति में समय का मात्रक सेकंड है। तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, तो 450 बेटा 120 हो गया। ठीक है, तो अब 12 से 45 को काट दो, बढ़ते 36 हो गया। ठीक है, और क्या बचा? 36, 9 बचा ना, तो 90, 12 छक्के 12 से 84, 12 छक्के बाद 12 से 84। ठीक है, 84 और फिर बचा 6, 60, 12 25 60। तो ये क्या हो गया? बल कितना हो गया? 3.75 न्यूटन का बल इसने आरोपित किया। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 मिनट के लिए 3.75 न्यूटन का बल लगाया जाए तो इसका जो संवेग होगा 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से बढ़ के 600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा हो ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी फिर से आपको बता दूँ, लेकिन गड़बड़ मत करना, बताना ज़रूर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो अगला क्वेश्चन ये रहा। 2000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार, एम दिया हुआ है यहाँ पर 2000 किलोग्राम, 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने पर कार 50 मीटर चलकर रुक जाती है। ब्रेक द्वारा आरोपित प्रतिरोध बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमें प्रतिरोध बल ज्ञात करना है। m = 2000 किलोग्राम। ठीक है, और ये क्या हो गया? इसकी स्पीड हो गई, जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है वह कितनी होगी? 72 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले इसको हम किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो 72 इंटू किलोमीटर को चेंज किया मीटर में, 1000, घंटे को चेंज किया सेकंड में, तो 60 गुणे 60 हो गया। ठीक है, तो एक कैंसिल हुआ। ठीक है, 6 12 6 दूनी। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसकी स्पीड क्या हो गई? 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब आगे बढ़ते हैं। कार 50 मीटर चलकर रुक जाती है। तो अब ये वेलोसिटी थी, s = 50 मीटर चलकर रुक जाए। ब्रेक द्वारा आरोपित प्रतिरोध बल की गणना कीजिए। तो F कितना लगेगा? इस पे प्रतिरोध बल कितना लगेगा? प्रतिरोध बल जो लग रहा है वो कहाँ से लगेगा? यहाँ पर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर लग रहा है ना प्रतिरोध बल, आगे से पीछे की तरफ लगेगा। तो F बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या पता करना है? सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है mvs। ठीक है, चल रही है, तो ये v जो होगा वो v मतलब कौन सा वेग होगा? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग हो गया v1। ठीक है, ये प्रारंभिक वेग है। तो यहाँ पर रोकेंगे तो
रुके, अगर ब्रेक द्वारा आप रोक रहे हैं, रुक रहा है, तो ये अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर टी तो दिया नहीं है, टाइम तो कहीं भी दिया ही नहीं है, तो हमें सबसे पहले एफ का मान अगर निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, क्या निकालना होगा, अगर हमें एफ का मान निकालना है तो त्वरण, ठीक है, त्वरण निकालना होगा ना। तो चलिए त्वरण निकालते हैं। तो त्वरण हम कहाँ से निकालते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। क्यों यहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि ये गति का तीसरा समीकरण है और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर टी जब न हो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो v क्या हो गया 0, u क्या है यहाँ पर है 20, 20 का स्क्वायर होगा तो क्या हो गया 400, डायरेक्ट करते हैं, आप लोग भी समझ ही रहे हो। 2 इंटू ए इंटू एस क्या है 50 है, ठीक है। तो अब आगे बढ़े, तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर यहाँ 400 होगा, मंदन तो हो ही रहा है, पहले वेग ज़्यादा था, अब अचानक रोकेंगे तो मंदन ही होगा ना, तो इसलिए माइनस होगा। माइनस मैं लगा नहीं रही हूँ लेकिन आप समझ लेना, क्योंकि माइनस होने वाला। यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू 50 हो गया, ठीक है, यहाँ से कट हुआ, ठीक है, और 5 अठे 40, 2 चौके 8, यानी जो ये क्या हुआ 4 हुआ, क्या है ये 4 त्वरण है, त्वरण क्या हो गया 4 हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें एफ ज्ञात करना है, तो एफ क्या है हमारा, जो 8000 सॉरी कहाँ गया 2000 मास हो गया, ठीक है 2000, तो 2000 मास है इसका और त्वरण क्या है 4 है, तो ये 4 हो गया बराबर क्या हो गया 8000 न्यूटन। आ गया समझ में, ऑप्शन देख लो, यहाँ पर ऑप्शन 1 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होगे। अब ये वाला क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम बता रहे हैं, यहाँ पर 2 गोले हैं, एक गोला है 50 किलोग्राम का, ठीक है, और दूसरा है 10 किलोग्राम का। वे क्रमशः इस गति से 15 मीटर पर सेकंड तथा 60 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो ये हुआ 50 किलोग्राम का गोला इधर से आ रहा है और ये हुआ 10 किलोग्राम का गोला, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो 50 किलोग्राम होगा उसकी स्पीड कम है यहाँ पर, तो ये स्पीड क्या है 15 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड क्या है 60 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वे टकरा के जुड़ जा रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा गोला बना ले रहे हैं, ठीक है, टकरा के जुड़ गए। तो टकरा के जब जुड़ेंगे तो संयुक्त गोला किस वेग से चलेगा, इसका वेग पूछ रहा है, ठीक है, इसका वेग पूछ रहा है। तो आप बताओ एक बात, अभी ये छोटे छोटे गोले थे, ठीक है, ये बड़ा है 50 किलो का, थोड़ा सा बड़ा होगा, और ये 60 का होगा, तो अभी 50 है, ये 10 हो गया तो ये 60 हो गया ना, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी, इसकी स्पीड देख रहे हो कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इसकी स्पीड तो सबसे कम हो जाएगी ना, होगी कि नहीं होगी कम, क्योंकि जितना बड़ा गोला होगा उसकी स्पीड तो उतनी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर इसने कुछ ऐसा तो बताया नहीं कि इसने कितना भार लगाया है, कितना बल लगाया है, ऐसा तो इसने कुछ बताया नहीं है। तो इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई ना, पहले से कम हो जाएगी। तो ऑप्शन में पहले हम ये देख लेंगे कि और स्पीड किससे कम होगी, ये जो 50 वाला है ना, इससे भी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि कौन है, कौन कौन सा ऑप्शन है जो कि इससे छोटा है, क्योंकि जो बड़ा वाला गोला है उससे छोटी, उससे भी कम स्पीड होगी, क्योंकि अब गोला सबसे बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हम देखेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड से बड़ा ए वाला है, 15 मीटर पर सेकंड से बड़ा ए वाला भी है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जो इससे बड़े हो, तो आप वहाँ से उसको एलिमिनेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, संवेग पता करना होगा। यहाँ पर जब बात क्या कर रही है कि वे टकरा कर जुड़ रहे हैं, ठीक है, यानी संवेग टकराने के बाद और टकराने के पहले के संवेग की बात कर रहा है। तो संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा कि पहले वाला संवेग बराबर होगा बाद वाले संवेग के, ठीक है। जो टकराने के पहले वाला संवेग होगा और टकराने के बाद वाला संवेग होगा, वो दोनों बराबर होते हैं। ये होता है संवेग संरक्षण का नियम। तो उसके लिए हमें पता करना होगा टकराने से पहले इन दोनों का संवेग क्या है। हर वस्तु में संवेग होता है अगर वस्तु गति कर रही है तो यहाँ पर देखो, पहला जो, अगर हम पहले की बात करें तो 50 kg वाले गोले की बात करें तो 50 kg, ठीक है, इंटू इसका वेग कितना है 15 मीटर
15 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका संवेग क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू अगर हम करें तो p1 इज इक्वल टू इसका संवेग क्या हो गया 50 गुणे 15 हो गया। ठीक है, 15 बजे 75, 750 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दूसरा अगर हम दूसरे वाले की बात करें P2 की, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 किलोग्राम का है, 10 किलोग्राम, और ये क्या है 60 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है, तो 600 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन दोनों का हमें संवेग पता चल गया। ये संवेग कब का है, पहले का है। अब ये संवेग क्या हो रहा है, दोनों ओर से आ रहा है। ठीक है, मतलब इधर से एक जा रहा है और इधर से आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे 750 में 600 घटा दें। ठीक, अभी क्या होगा, जैसे गति पहले ज़्यादा थी, ठीक है, क्योंकि दोनों आ रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों टकराएंगे ना, टकराने के बाद क्या होगा, गति कम हो जाती है। जैसे कि एक मान लो ऐसे कि आपने गेंद को खूब जोर से नीचे फेंका, ठीक है, तो क्या हुआ, टकराई गेंद, नीचे टकराई। टकराने के बाद अब पहली बार अगर आपने 10 मीटर की ऊंचाई से गेंद को फेंका था, तो दूसरी बार वो 10 मीटर से कम ही ऊंचाई तक जाएगी ना। ठीक है, यानी अब क्या हुआ, उसका वेग कम हो गया। टकराने में जो उसकी ऊर्जा थी, वह ऊर्जा तो उसकी कुछ खत्म हो गई ना, तो अब क्या हुआ, वो थोड़ा कम ही ऊपर तक जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जो बड़े वाले गोला है उसका संवेग कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 750 में 600 घटा दो तो 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ गया। ए वाला वेग, ए है संवेग पी। ठीक है, ए हो गया। इसके बाद अब ये पूछ रहा है कि अगर वे टकरा कर जुड़ जाए तो संयुक्त गोला किस वेग से चलेगा। तो यह है पहले वाला 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और दूसरा वाला संवेग क्या होगा, टकराने के बाद का संवेग क्या होगा। मास तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 60, ठीक है 60 है, दूसरे का 60, और वेग का वेलोसिटी हमें पता नहीं है, तो वेग कितना होगा इसका, वेलोसिटी टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 150/60 इज इक्वल टू 6 से 15 को काटो, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 पचे 30। ये क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। समझ में आया इसका आंसर, आपको बता दो, समझ में आया। देखो क्या है कि जब भी कोई वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं बस एक बार फिर से आपको बता रही हूँ ऐसे कि 2 गोले हैं, ठीक है, 2 गोले हैं, और जो भी वस्तु चल रही है, जो भी वस्तु चल रही है, अगर उसमें गति है और वस्तु है तो द्रव्यमान तो होगा ही, और चल रही है तो उसमें गति भी है, तो गति और जो वेग है, ये मतलब ये जो वेग है और ये जो द्रव्यमान है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है ना, वो कहलाता है संवेग। ठीक है, क्या कहलाता है, संवेग। यह संवेग जब भी वस्तु कहीं टकरा जाती है तो कम हो जाता है। क्यों कम होता है, वहाँ से फोर्स लगा ना, फोर्स लगा, तो जब बल कहीं से लगा तो टकराने के बाद ऐसे समझो कि इसकी ऊर्जा उसमें चली जाती है कुछ, ठीक है, इसकी जो कुछ ऊर्जा थी वो बदल गई, ऊर्जा ने अपना रूप बदल लिया, तो ये क्या हो गया, अब धीमी हो जाती है। ठीक है, इसकी जो इसका संवेग क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो जो संयुक्त गोला होगा, अब द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा संवेग उतना कम होगा। ठीक है, द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा संवेग उतना कम होगा। तो यहाँ से अब बस इसी आधार पर हमको इसको करना है। और दूसरी चीज़ हमें पता है कि संवेग संरक्षण का एक नियम है, टकराने के पहले का संवेग, ठीक है, और टकराने के बाद का जो संवेग है वो क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। ठीक है, टकराने के पहले का संवेग और टकराने के बाद का जो संवेग हो वह क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। तो यह क्या कहलाता है, संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक कब होता है, जबकि कोई बाह्य बल इस पर काम न करे तो ऐसा होता है। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पर इसने ऐसा कहीं नहीं दिया है कि कोई बाह्य बल काम कर रहा है, तो ये आपस में टकराए। ठीक है, टकराने के बाद क्या हुआ, पहले का जो संवेग था और जो टकराने के बाद का संवेग था, ये दोनों बराबर होंगे, तो उसके बाद हमने यहाँ से इसको किया। ओके, आ गया समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर हमने घटाया क्यों था, क्योंकि जो ये पहले का था ये 750, ठीक है, इधर से आ रहा है, 600 इधर से आ रहा है, जब टकराए संवेग कम हुआ इसलिए हमने यहाँ पर उसको घटा दिया। ओके, अब ये 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कहाँ से आया है और ये 60 वोल्ट कहाँ से आया, 60
ए वेग है, ठीक है। 60v कहाँ से आया है, तो देखो ये 150 यहाँ से आया, ये पहला टकराने के पहले संवेग और टकराने के बाद संवेग। समझ में आ गया आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, एक गाड़ी को 200 न्यूटन के बल से एक सड़क पर खींचा जाता है, ठीक है। कितना बल लगाया गया, 200 न्यूटन, F = 200 न्यूटन। एक सड़क पर खींचने पर वह नियत वेग से चलती है। वेग क्या हो गया, नियत है, ठीक है। F = क्या होता है, ma होता है, यानी F क्या होता है, a के समानुपाती होता है। अब यहाँ अगर हम a की बात करें तो a कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर am जो है वह भी जीरो हो जाएगा और बल जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी वस्तु है तो उसमें द्रव्यमान भी है, और अगर गति हो रही है तो उसमें त्वरण भी है, ठीक है। तो ये हम जीरो नहीं कर सकते। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि 200 न्यूटन के बल से एक सड़क पर खींचने पर वह नियत वेग से बढ़ रही है, ठीक है। तो गाड़ी और पृथ्वी के बीच कितना घर्षण बल काम कर रहा है, तो जब भी कोई वस्तु नियत वेग से बढ़ेगी ना तो क्या होगा, ये जीरो तो हो नहीं सकता है, तो घर्षण बल कितना लगेगा, उतना ही लगेगा। कितना लगेगा, जितना कि आपने आगे की तरफ बल लगाया। अगर वेग नियत है, वेग नहीं बढ़ रहा है, त्वरण आपको दिखाई नहीं दे रहा है कहीं, तो इसका मतलब है उतना ही प्रतिक्रिया बल लग रहा है वस्तु पर, ठीक है। इस वस्तु पर जितना आपने बल लगाया, क्रिया बल लगाया, उतना ही यहाँ पर प्रतिक्रिया बल लगा है, ठीक है। और यह प्रतिक्रिया बल यहाँ पर जब वस्तु नीचे चल रही है, गाड़ी चल रही है, तो यह प्रतिक्रिया बल क्या होगा, घर्षण बल होगा, ठीक है। ये प्रतिक्रिया बल क्या हो गया, घर्षण बल हो गया। तो जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, यानी उसमें त्वरण में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, समझ में आया इतना? तो अब देखिए यहाँ पर घर्षण बल लग रहा है, लेकिन ये घर्षण बल किधर लग रहा है, बल के दिशा के विपरीत दिशा में, ठीक है। कितना, बल की दिशा जो है इधर है, ठीक है, इधर गाड़ी जा रही है वो बल की दिशा है, और जो घर्षण बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। अगर इसी दिशा में लगता तब क्या होता, तब तो वो बहुत तेज भाग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, 200 न्यूटन का बल लगेगा और किधर लगेगा, बल के विपरीत दिशा में, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है, दिखने में लगता है कि कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन होता बिल्कुल सीधा सा होता है, वन लाइनर होता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस दिमाग में सोच के आप इसका आंसर दे सकते हो। अगला, दो वस्तुओं ए और बी पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरणों का अनुपात 2:3 है। यदि बल बदलकर 20 न्यूटन कर दिया जाए तो त्वरण का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो हम आपको बताएं, यहाँ पर F = क्या होता है, m × a होता है ना। यहाँ पर कहीं ये नहीं बता रहा है कि मास में भी कोई चेंज हुआ है, तो मास क्या है, मास नियत है, m क्या है, वह कांस्टेंट है, यानी नियत है, ठीक है। यह इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, F समानुपाती है a के, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि F जितना बढ़ेगा a भी उतना बढ़ेगा, F के साथ साथ a भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने 10 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है। तो 10 न्यूटन का बल लगाया तो ये क्या था, 2/3 था, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर दिया, 20 न्यूटन कर दिया। 10 न्यूटन का लगाया था तो ये था 2/3। ए F है और ये A है, ठीक है। तो अगर हमने F कर दिया 20 न्यूटन, तो अब A में क्या चेंज आएंगे, A अगर हमने 10 × 2 किया था ना तो 20 आया था, यानी 2 गुना किया, तो इसका क्या चेंज इसमें आएगा, इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब क्या होगा, 4/6 हो गया, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो गया, ये होगा, ठीक है। तो 4/6 को अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या हो गया, 2 से कट सकता है ना, 2/3। तो हमने क्या देखा, इसके अनुपात में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। बल बढ़ने के साथ साथ बल बढ़ेगा तो त्वरण भी बढ़ेगा, लेकिन उसके अनुपात में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अनुपात क्या होगा, वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ
कि एफ, एम और ए इन तीनों समानुपाती है ना एक दूसरे के, तो इसलिए यहाँ पर एक दूसरे के तीनों नहीं है, मतलब एफ ए के समानुपाती है और एफ क्या है, एम के समानुपाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। समझ में आ गया आपको? इसे आप लंबा करके सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन ये ऐसा होता है क्वेश्चन कि बस आप एक बार देखो और इसका आंसर कर दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आ गया समझ में कैसे हो रहा है? ठीक है, तो आज इतना ही क्वेश्चन था। इसके साथ मैं आपको टेलीग्राम पे कुछ और क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद अगला हमारा चैप्टर होगा कार्य। कार्य नहीं होगा, कार्य ऊर्जा होगी, ठीक है। कार्य और ऊर्जा से जब क्वेश्चन बनते हैं तो कार्य के क्वेश्चन और सामर्थ्य के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम अगला चैप्टर लेंगे ऊर्जा, और ऊर्जा के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज आपको पता है, किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में, आप में से किसी ने मुझे कहा कि इतना इफोर्ट करने के बाद भी इतने कम व्यूज़। हमने कहा ये मेरी गलती थोड़े है, ये तो आप लोग की गलती है। हम तो आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको पढ़ा सकते हैं, अब उसे शेयर करने की जिम्मेदारी तो हम नहीं ले सकते, वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अपनी फैमिली है ड्यूकल एजू पॉइंट, तो ड्यूकल एजू पॉइंट को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब आप अपनी अगर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो उसमें मेरी क्या गलती है? चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।